हेलो डी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आई डेल्टा कर्व क्या है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है लेकिन देखना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेट करती है। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके प्रिज्म वाला वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो आपको समझ में आएगा आई और डेल्टा का कर्व किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए इसमें आई क्या है, ये आपका आपतन कोण है और डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। इनके बीच आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ की प्लॉटिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ग्राफ कैसे खींच पाएंगे। जैसे एक साधारण इक्वेशन हम आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप आसानी से x और y के बीच ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन है इसलिए प्लॉट कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपके पास अगर आई डेल्टा का कर्व खींचना है, आपको मतलब ग्राफ खींचना है, तो आपके पास आई और डेल्टा का अलग अलग मान होगा और फार्मूला इसके लिए होना चाहिए, मतलब इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना होता है 2i माइनस ए। या फिर अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति हम ना माने, ऐसे ही माने कि विचलन कोण का मान क्या होगा, तो आपको मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू कितना I1 प्लस I2 माइनस ए क्या है आपका प्रिज्म कोण है जिसका मान कितना होता है 60 अंश। क्यों 60 अंश होता है? क्योंकि हम लोग समबाहु प्रिज्म का यूज करते हैं, इक्विलेटरल प्रिज्म जिसे कहते हैं, और मैक्सिमम लेबोरेटरीज में समबाहु प्रिज्म का ही यूज करते हैं। और प्रिज्म के बहुत सारे टाइप हैं, जरूरी नहीं है कि वो समबाहु ही हो, समद्विबाहु भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, मतलब समकोण त्रिभुज के रूप में प्रिज्म हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं प्रिज्म के, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें समबाहु से मतलब है। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस ए है। यहाँ पे डेल्टा आपका विचलन कोण है, I1 क्या है, ये आपका आपतन कोण है, I2 क्या है, ये आपका निर्गत कोण था, और ए क्या है, प्रिज्म कोण है। या इसको हम ऐसे लिखें, डेल्टा इज इक्वल टू आई, ये आपतन कोण हो गया, निर्गत कोण को ई मान लें, और माइनस ए। तो आपको आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ खींचने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपतन कोण पे आप देखेंगे आपको निर्गत कोण का मान मिलेगा, प्रिज्म कोण आपका कांस्टेंट रहेगा, और इन दोनों के आधार पे आपको डेल्टा का अलग अलग मान मिलता रहेगा। जैसे हमने बताया कि साधारण तरीके से आप एक्स वाई के बीच ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी इस इक्वेशन का यूज करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको आई और ई के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे थ्रू द प्रिज्म। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रीडिंग्स ली गई है जिसके अकॉर्डिंग ग्राफ यहाँ पे बना है। ये आपतन कोण है जिसको x अक्ष पे दर्शाया गया है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपका y एक्सिस है जिस पे विचलन कोण को दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए कि जब आपतन कोण का मान, ये वाला एक्सिस है, जब आपतन कोण का मान लगभग 48 डिग्री के आसपास होता है, तब यहाँ पे आपको विचलन कोण का मान कितना मिलता है, ये देख लीजिए, ये 39 डिग्री यानी कि 38 से 39 डिग्री के बीच मिलता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और यही स्थिति क्या होती है, डेल्टा एम की स्थिति होती है। इसी पे विचलन कोण का मान आपको न्यूनतम मिल रहा है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपतन कोण को लेके, यानी कि आई का मान 50 कर देंगे, तो आपका विचलन कोण तुरंत बढ़ जाएगा, जो 40 एग्जैक्टली हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 40 वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर आप जब 60 पे जाएंगे आपतन कोण को लेके, तो आपका विचलन कोण और ज़्यादा हो जाएगा। ये 60 पे यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की, कहाँ से, 48 से। जब आपका आपतन कोण कितना था 48, तब विचलन कोण कितना है 39 डिग्री। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले देखते हैं आपतन कोण की स्टार्टिंग कहाँ पे की गई है, ये 30 से या 30 के बाद की गई है। आपतन कोण प्रिज्म के लिए आई का मान ग्रेटर देन 30 आर इक्वल टू 30 से स्टार्ट होना चाहिए। आई का मान ग्रेटर देन 30 आर इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे छोटा आपतन कोण आपका होगा, यदि आई लेस देन 30 डिग्री होगा, तब आपको प्रिज्म के दूसरी ओर प्रकाश निकलता हुआ
नहीं प्राप्त होगा, अर्थात उसका प्रिज्म के अंदर ही क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अगर ये एंगल आई इज़ लेस देन क्या है 30 डिग्री, तब ये जाएगा तो यहाँ पे, लेकिन यहीं से टकराकर वापस लौट आएगा और ऐसे निकल जाएगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रिज्म के अंदर हो जाएगी। तो आई का मान हमेशा 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, तभी आपको निर्गत कोण का मान कुछ मिलेगा, अदरवाइज प्रिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। इसलिए आई का मान हमेशा 30 से ज़्यादा रखना है आपको इस एक्सपेरिमेंट को करते समय, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे प्रिज्म यूज करते हैं उसके मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 के समथिंग होता है या 1.48 ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या है कि इस केस में आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे आप क्लियरेंस क्या करेंगे, क्या निष्कर्ष यहाँ से निकालेंगे। ये निष्कर्ष आपका निकलेगा कि जो यहाँ पे आपका मान होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसके आधार पर उसके लिए आपतन कोण का मान इस प्रिज्म पर कितना होना चाहिए, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए 30 से पहले की बात करते हैं। यहाँ पे आप जान गए होंगे 30 से पहले क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस ग्राफ में अगर देखें तो देखिए, जब आपतन कोण का मान यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये 34 है, 34 डिग्री के आसपास है, तब आपका विचलन कोण कितना है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये लाइन मिल रही है, मतलब 55 अंश के आसपास है। और जब आप 35 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये घटेगा, मतलब ये कि जब आपतन कोण पहले कम था तब विचलन कोण पहले ज़्यादा था। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है, एक बार ये विचलन कोण का मान भी घटेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी, एक ऐसा विशेष आपतन कोण होगा जिस पे विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाएगा, और इसके बाद अगर हम आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वह विशेष आपतन कोण जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, वह स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है, न्यूनतम विचलन की स्थिति कहलाती है। अर्थात वहाँ पे प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। तो यहाँ पे न्यूनतम विचलन की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में भी बोली थी, यहाँ भी बोल दे रहा हूँ, क्या है कि वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति कहलाती है। और हम लोग ये जानते हैं कि विचलन कोण को किससे शो करते हैं, डेल्टा एम से। तो आई होप आपको ये कर्व समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये आई डेल्टा का कर्व आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये आपको पढ़ना है। ये क्या होता है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। 1966 में किसने, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू ये निष्कर्ष निकाला कि प्रिज्म जो है ये केवल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में डिस्पर्स कर देता है, मतलब विक्षेपित कर देता है। यहाँ पे ये निष्कर्ष इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला है। अभी वो एक्सपेरिमेंट में हम आपको बताते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये भी कहा कि प्रिज्म सूर्य को रंग नहीं देता है, केवल ये इसको विभिन्न रंगों में विभक्त कर देता है। सूर्य ऑलरेडी अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। ये निष्कर्ष है इनके एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से बोलें कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यह आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रिज्म है, जब इस पर सूर्य का श्वेत प्रकाश आया तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो गया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये रंग जो हैं सूर्य के प्रकाश के अवयवी रंग हैं, मतलब ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा मिले हैं। अब यहाँ पे एक पर्दा अगर रखा गया तो इस पर्दे पर
एक रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ा। इसको किस प्रकार देखा गया कि एक प्रिज्म है, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ा तो इसका डिस्पर्सन हो गया, श्वेत प्रकाश का ये अलग अलग रंगों में टूट गया और पीछे रखे पर्दे पर हमको बहुत सारे रंगों की एक अविरत मतलब कंटिन्यूअस पट्टियाँ रंगों की मिल गईं। यहाँ पे अविरत रंगों की पट्टियाँ मिल गईं। अब इन पट्टियों में सबसे नीचे जो था वो था वायलेट, जिसको कहते हैं बैगनी, और सबसे ऊपर कौन था? रेड, यानी कि इसको कहते हैं लाल। यहीं पे एक चीज़ और जान लें, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसलिए हमको बैगनी की वजह से आसमान आपको नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी की स्कैटरिंग होती है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको आसमान लाल इसी वजह से दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। इस वजह से हमारी आँख तक यही प्रकाश पहुँच पाता है। अब यहाँ पे देखिए, विबग्योर को एक सीरियल से अगर लिखें तो आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन आप ये याद रखें कि सबसे नीचे कौन है? विबग्योर, जो सबसे पहले आपको मिल रहा है, और सबसे बाद में जो है वो सबसे ऊपर रहता है, जिसको आप रेड कहते हैं। इनमें इनके नाम जो हैं ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी कि आप यहाँ पे कहें वायलेट नीला कह सकते हैं इसको, या जामुनी नीला कहें चलेगा। बी क्या है? ब्लू, ब्लू मीन्स आसमानी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, आसमानी नीला मतलब। ग्रीन हरा होता है, येलो पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, और रेड का मतलब लाल। बैनी आह पिनाला भी इसको कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो पर्दे पर अविरत पट्टियाँ रंगों की आपको प्राप्त हो रही हैं, इनको स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है। तो स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है ये भी आप जान लीजिए। जब श्वेत प्रकाश की बारीक पुंज प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे पर्दे पर रंगों की पट्टियों की एक अविरत श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे रंगों का स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था न्यूटन का। यहाँ पे इन्होंने रखा पहला प्रिज्म, इस पर जब इन्होंने श्वेत प्रकाश डाला तो यहाँ से 1 2 3 कलर यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे मिला रेड, और ये ग्रीन, और यहाँ पे वायलेट, इस तरह से मिल गया। तो यहाँ पे पर्दा अभी जो था, इसी पर्दे पर ये रंग मिला। अब इसी के दूसरी ओर एक और प्रिज्म रखा, इसी के बराबर साइज में, लेकिन इसको उल्टा रखा। तो यहाँ से जो प्रकाश इस पे पहुँचा, मान लीजिए वायलेट, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र कर दिया। जो प्रकाश दूसरे प्रिज्म पे पहुँचा, यहाँ से उसका प्रिज्म से जब डिस्पर्सन हुआ, या ऐसा कह सकते हैं अपवर्तन हुआ, तो कोई कलर प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी तरफ पर्दे पर वायलेट ही मिला, ऐसे ही वो कलर आपको फिर से मिला। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सूर्य का प्रकाश अगर रहेगा तो वो प्रिज्म क्या करेगा, उसको 7 रंगों में या 7 से अधिक रंगों में या रंगों के स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर देगा। अदरवाइज अगर एक वर्णी प्रकाश है तो प्रिज्म केवल उसी प्रकाश को वैसे ही अपने में से होकर जाने देगा, अर्थात वैसे ही उसका अपवर्तन होगा, और दूसरी तरफ पर्दे पर हमको वही चीज़ मिलेगी। इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश जो है वो ऑलरेडी 7 रंगों से, अर्थात विभिन्न रंगों से मिलकर बना है, ना कि प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को रंग देता है। प्रिज्म का काम सिर्फ इतना है, वह इन रंगों को अलग अलग कर देता है। जब इनमें से सूर्य का प्रकाश जाता है तो वह इन रंगों को डिस्पर्स कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है, जिससे हमें वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में दूसरी ओर रखे पर्दे पर दिखाई देते हैं। यही न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था। अब हम लोग एक टॉपिक पे और बात कर लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। वर्ण विक्षेपण का कारण हम लोग जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पदार्थिक माध्यमों का मतलब जैसे आप ग्लास ले लें, वाटर ले लें, है ना, या कोई और माध्यम ले लें जिसमें अलग अलग रंगों की
जो चाल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। समझ गए ना? पदार्थिक माध्यमों में विभिन्न रंगों की चाल वो भिन्न भिन्न होती है, या यूं कह लें कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना क्या है? वर्ण विक्षेपण का मेन कारण है, मूल कारण है। अब जरा एक कंक्लूजन यहाँ पे हम और आपको बताते हैं। हम लोग जानते हैं N इज इक्वल टू क्या होता है? C/V। V क्या है? पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे अगर इस फिगर को हम ध्यान दें तो ये आपका प्रिज्म जो है ये कांच का है, ठीक है ना? इसमें सबसे ऊपर कौन है? रेड है। रेड से क्या पता चल रहा है कि रेड का जो यहाँ पे स्पीड है वो बैगनी से ज़्यादा है। मतलब इस पदार्थिक माध्यम में रेड की स्पीड बैगनी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे NR की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? C/VR। लेकिन ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, है ना? ये कम होगा। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे अपवर्तनांक इसका कम हो जाएगा। अब यहीं पे NV की वैल्यू अगर हम निकालें, मतलब ये NV मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं किसके लिए? वायलेट के लिए। तो यहाँ से C ये हो जाएगा V और यहाँ पे लिखेंगे V, यानी कि वायलेट के लिए स्पीड इस कांच में हमको निकालनी है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि बैगनी की जो स्पीड है वो कम है। बैगनी की स्पीड कम है किससे? लाल से कम है। बैगनी की स्पीड लाल से कम है, अर्थात लाल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो आपस में अगर इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना करें तो आपको ये मिलेगा NR जो यहाँ पे है रेड के लिए, ये लेस देन होगा क्या? NV। मतलब अगर बैगनी की स्पीड कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और आपस में इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि इसी कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक कुछ और होगा, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कुछ और होगा और बैगनी रंग के लिए कुछ और होगा। ऐसे ही सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होंगे। समझ गए आप? और यहाँ पे जो आप 1.5 बोलते हैं ये किसी एक प्रकाश के लिए होता है, एक वर्णी प्रकाश के लिए होता है। अब वो किसका है ये आपको जब आप निकालेंगे अलग अलग रंगों के लिए तो आपको पता चलेगा। तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपकी जो टॉपिक होगी वो होगी कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब तक हम लोग वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे थे। तब तक के लिए धन्यवाद।